अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द ओवेरियन सिस्ट्स एंड ट्यूमर, चैप्टर नंबर 11 इरफान मसूद से। अच्छा देखें, जो सबसे पहले बिनाइन ओवेरियन सिस्ट इन्होंने डिस्कस की हैं कि फिजियोलॉजिकल सिस्ट होती हैं। फिजियोलॉजिकल सिस्ट जो है एक्चुअली ये नॉर्मल सिस्ट ही होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, और यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली होती हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल सिस्ट में हमारे पास फॉलिकल्स आ जाते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये जो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल सिस्ट होती है, फॉलिकल्स, डोमिनेंट फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब इसमें फॉलिकल्स जो हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवरी के ऊपर, और फॉलिकल्स हमारे जो है ना थिन वाल्ड होते हैं। इनका साइज़ ये मेजर करती हैं अप टू 1.5 सेंटीमीटर इनका होता है। और इसमें डोमिनेंट फॉलिकल जो है सबसे लार्जेस्ट फॉलिकल होता है इन द गिवन मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका 2.5 to 3 सेंटीमीटर होगा जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन। बिल्कुल ओव्यूलेशन से पहले जो डोमिनेंट फॉलिकल का साइज़ है वो लार्जेस्ट फॉलिकल जो होता है उसका 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। होते वैसे फॉलिकल थिन वाल्ड है 1.5 है, लेकिन जो डोमिनेंट वाला होगा ना 3 तक जाएगा, 3 सेंटीमीटर तक। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है बनता है जब फॉलिकल रप्चर होगा और कोलैप्स हो जाता है जब उसका डोमिनेंट फॉलिकल का, तो पीछे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ये हमें पता है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इन्वोल्यूट होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो होगी तो अगर परसिस्ट करेगी, प्रेगनेंसी है तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा और प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखेगा। क्यों? क्योंकि इससे प्रोजेस्टेरोन बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए, ये हो गया फिजियोलॉजिकल सिस्ट। अब आता है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट जो होती है ना वो एक्चुअली रिजल्ट होता है फॉलिकुलर साइकिल का दैट डिड नॉट एग्जीक्यूट नॉर्मली। यानी हमारे पास जो फंक्शनल सिस्ट होती है ये फॉलिकुलर साइकिल के ही नतीजे में होती है जो कि नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं होता। तो फंक्शनल सिस्ट भी 3 टाइप्स की होती है, फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, थीका ल्यूटियल सिस्ट, ठीक है। वो फॉलिकल था, ये फॉलिकुलर सिस्ट जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टिक ओवेरियन मास होता है। ये तब होता है जब डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता उसके नॉन रप्चर की वजह से। अब ये जो है इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर जितना हो सकता है। इसको हम हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। जब इसमें सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग होगी तो उसको हम कहेंगे हेमरेजिक सिस्ट। अब इसकी डायग्नोसिस जो है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए की जाती है। थिन वाल्ड होती है, एन इकोइक सिस्ट होती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे ट्रीटमेंट ये है कि अगर एसिम्टोमेटिक है तो इसमें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन अगर ये सिम्टम्स करवा रही है, सिम्टोमेटिक है, तो इसका हमें लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी करनी होगी, इस सिस्ट को रिमूव करना होगा। उसके बाद आता है इसमें फॉलोअप में सिस्ट अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर है इन द प्री मिनोपॉजल वुमेन तो उसमें हमें एनुअल फॉलोअप करना होगा, ठीक है। प्री मिनोपॉजल वुमेन है और इसकी सिस्ट जो है मोर देन 5 सेंटीमीटर अगर, लेकिन अगर सिस्ट मोर देन 1 सेंटीमीटर है पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन में तो उसका एनुअल फॉलोअप होगा, ठीक है। प्री मिनोपॉजल में हम देखते हैं कि 5 सेंटीमीटर से अगर बड़ी है तो हर साल फॉलोअप, अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ी है तो, और वो पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन है, मिनोपॉज उसका एंड हो गया है मिनोपॉज के बाद, तो फिर 1 सेंटीमीटर पे ही उसका फॉलोअप होगा, ठीक हो गया। तो ये इसमें हमने देखा सबसे पहली टाइप फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। मैंने कहा ना फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट जो होती है वो इज़ अ रिजल्ट ऑफ फॉलिकुलर साइकिल दैट डिड नॉट एग्जीक्यूट नॉर्मली। फॉलिकुलर साइकिल सही से हो नहीं रहा जिसकी वजह से ये फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट बनती है। उसमें 3 टाइप्स हैं, पहली टाइप हमने डिस्कस की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हमने फॉलिकुलर ओवेरियन सिस्ट डिस्कस की, दूसरी टाइप है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट जो है ये सिस्ट होती है जब कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं हो पाता इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी फीमेल को प्रेगनेंसी भी नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस ही नहीं हुआ, तो उससे जो सिस्ट बनेगी वो कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट होगी। और इसको हम हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं जब इसके अंदर ब्लीडिंग होगी इस सिस्ट के अंदर। तो इसकी मैनेजमेंट उसी तरह है फॉलिकुलर सिस्ट की तरह, ठीक है। देन थीका ल्यूटियल सिस्ट भी होती हैं। थीका ल्यूटियल सिस्ट जो है वो बायलेटरल होती हैं, मल्टीपल होती हैं। ये जब HCG के लेवल बढ़े हुए होते हैं, एलिवेटेड होते हैं, तो उसमें है जो है ना थीका ल्यूटियल सिस्ट बनती हैं। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। थीका ल्यूटियल सिस्ट अगर मल्टीपल जेस्टेशंस हैं फीमेल की, या फीमेल को मोलार प्रेगनेंसी है तो उसको थीका ल्यूटियल सिस्ट बन सकती हैं, ठीक है। क्योंकि इन सारी कंडीशन में HCG एलिवेटेड होता है ना, तो उनको बायलेटरल मल्टीपल सिस्ट होंगी थीका ल्यूटियल। मल्टीपल जेस्टेशन में, मोलार प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया गया हो गोनेडोट्रोफिन्स के साथ, या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया गया हो क्लोमिफिन के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओवेरियन कैंसर्स एंड ट्यूमर्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन है, उसमें हमारे सबसे पहले कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं।
देखिए हमें ओवेरियन कैंसर से, ट्यूमर से जो चीज़ें प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उसमें एक है मल्टीपैरिटी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, ठीक है, होने नहीं देता ट्यूमर्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी की गई हो, सेल्फ-इंजेक्टमी या ट्यूबल लाइगेशन। अब कुछ आ जाए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जिनसे ये प्रमोट होता है, उसमें है नल्ली पैरिटी ओवेरियन ट्यूमर्स करवाएगा अगर बच्चे नहीं होंगे, नो प्रेगनेंसी। दूसरा ओबेसिटी, इसके अलावा स्मोकिंग से म्यूसिनस कैंसर का रिस्क याद रखिए ज़्यादा होता है, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एंडोमेट्रियोसिस, P53 म्यूटेशंस, ठीक है, BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब इसमें जो लाइफ टाइम रिस्क होता है वो है 1.4%, 1 in 70 विदाउट द फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, बगैर फैमिली हिस्ट्री के 70 में से एक को ये लाइफ टाइम रिस्क होता है 1.4% के उनको ओवेरियन ट्यूमर होंगे। लाइफ टाइम रिस्क 5% है 1 in 20 अगर 1 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अफेक्ट होता है इन म्यूटेशंस के साथ, ठीक है। और लाइफ टाइम रिस्क 40 to 50% है अगर 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अफेक्ट हुए हैं ऐसी म्यूटेशंस के साथ, BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन, ठीक है। अब आ जाए हेरिडिटरी सिंड्रोम्स पे। हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर्स जो हैं ये मोस्टली एडिनोकार्सिनोमा, यानी किसी किसी को हेरिडिटरी ओवेरियन ट्यूमर भी होता है, उसमें जो टाइप होती है उनको ओवेरियन एडिनोकार्सिनोमा ज़्यादातर उनको होती है। और हेरिडिटरी जो ओवेरियन कैंसर्स हैं ये 10 साल पहले होंगे, 10 years बिफोर द स्पोरेडिक कैंसर्स, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम क्या चीज़ है? मोस्ट कॉमन जो हेरिडिटरी कैंसर 90% होता है वो है ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें BRCA1 में 80% म्यूटेशन होती है, 15% को BRCA2 में म्यूटेशन होगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, HNPCC, इसको हम लेंच सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये एंडोमेट्रियल कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन इस लेंच सिंड्रोम में जो है 10% लाइफ टाइम रिस्क ओवेरियन कैंसर होने का भी होता है, ठीक है। अब आ जाएं पैथोलॉजिक हिस्टोलॉजिक क्लासिफिकेशन पे। उसमें हमारे पास आते हैं पैथोलॉजिकली या हिस्टोलॉजिकली अगर हम क्लासीफाई करें ओवेरियन ट्यूमर्स को, तो उसमें सबसे पहले सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर्स हैं जो कि 80% होते हैं, ठीक है, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। दूसरे जर्म सेल्स ट्यूमर हैं 10% जर्म सेल, 10% ही सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं एंड मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। तो सबसे पहली टाइप सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन जो ओवेरियन ट्यूमर 80% लोगों को होते हैं वो सरफेस एपिथेलियल है। उसमें कुछ फॉलोइंग टाइप्स है। एक टाइप उसमें आती है सीरस ट्यूमर, म्यूसिनस ट्यूमर, एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर, क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा और ब्रेनर ट्यूमर, ठीक है। इसका आप निमोनिक भी याद रख सकते हो कि सीम बी, सीन होता है ना, सीन नहीं, सीम बी कैसे, एस से सीरस ट्यूमर, सी से क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा, ई से एंडोमेट्रॉयड ट्यूमर, एम से म्यूसिनस ट्यूमर, बी से ब्रेनर ट्यूमर। तो ये 5 टाइप के सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं और मोस्टली यही ओवेरियन ट्यूमर कॉमन है 80%। सबसे पहले टाइप सीरस ट्यूमर मोस्ट कॉमन सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन प्राइमरी ओवेरियन ट्यूमर यही है। बिनाइन भी हो सकता है तो सीरस सिस्ट एडिनोमा, बॉर्डर लाइन हो सकता है या मेलिग्नेंट भी हो सकता है तो सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। अब इसमें ना यूनिलोकुलर सिस्ट होती हैं, एक ही सिस्ट होगी जो कि कोलमनार सीलिएटेड सेल्स के साथ लाइन हुई हुई होगी, बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब की तरह। ये बायलेटरल होता है 10% केसेस में और सिस्ट का फ्लूइड थिन सा सीरस सा होता है। इनमें कंसेंट्रिक कैल्सिफिकेशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं समोमा बॉडीज़। ये कंसेंट्रिक इसमें अंदर कैल्सिफिकेशंस पाई जाती हैं और मोर कॉमन है ये, वैसे मेलिग्नेंट वैरायटी में ज़्यादा कॉमन है, यानी सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा में ज़्यादा है। तो ये हो गया सीरस ट्यूमर। दूसरा सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर है म्यूसिनस ट्यूमर, 15 से 25% ऑफ ऑल ओवेरियन ट्यूमर इज म्यूसिनस। बिनाइन होगा म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, बॉर्डर लाइन हो सकता है या मेलिग्नेंट सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। ये ना लार्ज मल्टीलोक्यूलर सिस्ट बनाते हैं जो कि कोलमनार म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स के साथ लाइन हुई होती हैं, बिल्कुल एंडोसर्विक्स के साथ, एंडोसर्विक्स की तरह, यानी इसमें बड़ी सी मल्टीलोक्यूलर सिस्ट होती हैं जो कोलमनार म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स के साथ जो है वो लाइन हुई होती हैं, सिमिलर टू द एंडोसर्विक्स। अब सिस्ट का जो फ्लूइड है वो थिक सा जेलेटिनस सा होगा और ये पेरिटोनियम में भी एक्सटेंड हो सकती हैं, उससे ये सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बनाएंगी जो कि कॉमनली एसोसिएटेड होता है विद म्यूसिनस ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। तो सिस्ट के अंदर जो है थिक जेलेटिनस फ्लूइड है
और वो पेरिटोनियम में एक्सटेंड हो सकता है, जिससे सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बनेगा, जिसमें जो है साथ में अपेंडिक्स का भी म्यूसिनस ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया म्यूसिनस ट्यूमर। देन थर्ड टाइप, उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा जो है, इसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस एंडोमेट्रियल कैंसर की ही तरह होती है, और ये ना एंडोमेट्रोसिस के साथ भी एसोसिएटेड होता है। इसमें एंडोमेट्रोसिस होगा 10% को, और 10 से 15% लोगों को इसमें सिंक्रोनस सेपरेट एंडोमेट्रियल कैंसर होता है। एंडोमेट्रियल कैंसर भी अलग होगा, एंडोमेट्रॉयड कार्सिनोमा ओवरी में अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला टाइप है क्लियर सेल ट्यूमर्स। क्लियर सेल ट्यूमर्स को हम जो है मीज़ोनेफ्रॉयड ट्यूमर्स भी कहते हैं। मीज़ोनेफ्रॉयड ट्यूमर्स ये मोस्टली मेलिग्नेंट होते हैं और ये सिरोजल सेल्स से अराइज करते हैं। ठीक है, मीज़ोनेफ्रॉयड ट्यूमर्स ये क्लियर सेल ट्यूमर्स हैं, ये सिरोजल सेल्स से अराइज करते हैं, ज़्यादातर मेलिग्नेंट होते हैं, और इनमें ना टिपिकल हॉब नेल अपीयरेंस होती है, लाइनिंग एपिथेलियम की हॉब नेल अपीयरेंस, और इनको ना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है विद द ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, इसमें ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस का ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा है ब्रेनर ट्यूमर। ब्रेनर ट्यूमर जो है ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द ओवरीज कहलाता है। इसमें ना आइलैंड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है इन द डेंस फाइब्रोटिक स्ट्रोमा। अच्छा, वास्ट मेजोरिटी तो बिनाइन होते हैं, और वुमेंस में जो 40 साल से ज़्यादा उम्र की है उनमें ये ब्रेनर ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है, मेजोरिटी बिनाइन होता है। तो ये ईस्ट्रोजन भी बनाता है, और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग इसकी कॉमन प्रेजेंटेशन है इस ब्रेनर ट्यूमर की। तो ओवरी के हमने सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर देख लिए। दूसरे आते हैं जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर में जो मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर है वो 20 से 40 साल की उम्र के दरमियान होता है, और ये 10% ऑफ द आल ओवेरियन ट्यूमर है। जर्म सेल ट्यूमर को हम क्लासीफाई करते हैं नंबर 1 टेराटोमा, नंबर 2 डिसजर्मिनोमा, 3 यॉर्कसैक ट्यूमर, 4 कोरियोकार्सिनोमा। तो पहला है टेराटोमा। मोस्ट कॉमन जो जर्म सेल ट्यूमर है वो टेराटोमा है, जो जिसमें ना टिश्यूज़ आते हैं डिराइव फ्रॉम ऑल द एम्ब्रियोनिक सेल लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो इसीलिए इसमें सारे कोई भी टिश्यू टाइप हो सकता है, बाल भी होंगे, नाखून भी होंगे, टीथ होंगे, मसल, बोन, कार्टिलेज, ये सब ट्यूमर के अंदर होगा। तो इसकी फॉलोइंग टाइप्स है। इसमें अगर बिनाइन होगा तो वो मेच्योर सिस्ट टेराटोमा होगा, मेलिग्नेंट होगा तो वो इमेच्योर टेराटोमा होगा, या फिर वो मोनोडर्मल टेराटोमा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी टाइप है जर्म सेल की डिसजर्मिनोमा, थर्ड है यॉर्कसैक ट्यूमर, एंड फोर्थ है कोरियोकार्सिनोमा। टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, यॉर्कसैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा। उसके बाद आ जाए मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा पे। अगली टाइप एक सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर, अब है मेच्योर सिस्टिक ट्यूमर, सॉरी मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा, इसी की टाइप है ना टेराटोमा की। तो मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा जो है वो है डर्मोइड सिस्ट, इसको दूसरा नाम है डर्मोइड सिस्ट। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेराटोमा यही होता है, डर्मोइड सिस्ट, या जिसको हम मेच्योर सिस्टिक टेराटोमा कहते हैं, और ये इनवेरिएबली बिनाइन होता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक इसमें जो है डर्मोइड सिस्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिस तरह इसमें सबसे पहली बात तो इसमें मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। लेस देन 2% केसेस में ये मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करेगा इनटू द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बन जाएगा। ठीक है, और ये मोस्टली जो है 40 साल से ज़्यादा उम्र की जो वुमेन होती हैं उनमें ये मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, दूसरा है टॉर्जन। तो टॉर्जन जो इसमें होगी ना वो एक्चुअली एक सर्जिकल एमरजेंसी होती है, उसमें हमें फिर प्रोफाइलेक्टिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी करनी होती है कि इसमें टॉर्जन ना हो जाए। ठीक है, टॉर्जन से प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें जो है प्रोफाइलेक्टिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी कर देंगे। थर्ड कॉम्प्लिकेशन इसमें रप्चर है, और रप्चर जो है वो सडन रप्चर जो है वो इसमें एक्यूट एब्डोमेन करवा सकता है, इवन केमिकल पेरिटोनाइटिस हो सकती है, जबकि स्लो रप्चर जो है वो क्रॉनिक ग्रेन्युलोमेटस पेरिटोनाइटिस करवाएगा और डेंस एडिशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, टॉर्जन और रप्चर हो सकता है, जिसमें क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस पेरिटोनाइटिस एंड एडिशन। तो ट्रीटमेंट यही होता है कि हमने सर्जिकल रिमूवल करना होता है इस डर्मोइड सिस्ट का, ओवेरियन सिस्टेक्टमी करेंगे। सर्जरी की इंडिकेशन ये है कि अगर टिश्यू डायग्नोसिस की हमने सिम्टोमेटिक सिस्ट है, सिस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, सिस्ट जो वो इनलार्ज हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी टाइप थी मोनोडर्मल टेराटोमा। मोनोडर्मल टेराटोमा जो है डर्मोइड सिस्ट होती है जिसमें सिर्फ एक सिंगल मेच्योर टिश्यू टाइप होगा। ठीक है, ये मोनोडर्मल तभी हम कह रहे हैं। इसमें टाइप आती है स्ट्रोमा ओवराई, दूसरा ओवेरियन कार्सिनोइड। स्ट्रोमा ओवराई याद रखें मेच्योर थायराइड टिश्यू का बना होता है, और वो ना थायराइड हार्मोन बनाएगा, उससे थायरोटॉक्सिकोसिस होगा स्ट्रोमा ओवराई से। ठीक है, दूसरा जो मोनोडर्मल टेराटोमा है वो है
ओवेरियन कार्सिनोइड, ये बिल्कुल कार्सिनोइड ट्यूमर्स की तरह ही होता है, जिस तरह कहीं कहीं पे भी बॉडी में अराइज कर सकता है, डायरिया और फ्लशिंग करवाएगा क्योंकि इसमें सेरोटोनिन के डेरिवेटिव रिलीज होते हैं। ये कार्सिनोइड सिंड्रोम करवा सकता है विदाउट हेपेटिक मेटास्टेसिस, क्यों? ड्यू टू द डायरेक्ट वीनस ड्रेनेज ऑफ द ओवरी इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसके बाद आ जाए थर्ड टाइप पे, इमेच्योर टेराटोमा। इमेच्योर टेराटोमा को याद रखिए कि हम मेलिग्नेंट टेराटोमा भी कहते हैं। ये मच्योर थे, मच्योर को डर्मोइड सिस्ट कहते हैं, उसमें हमने टाइप्स डिस्कस की। अब आते हैं इमेच्योर टेराटोमा पे। इमेच्योर मेलिग्नेंट टेराटोमा होता है, 1% ऑफ द ओवेरियन टेराटोमा इमेच्योर होते हैं, यानी मेलिग्नेंट होते हैं, फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ द लाइफ में ही हो जाते हैं। देन फोर्थ टाइप थे डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा मोस्ट कॉमन जो मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर है, कहे ना जर्म सेल ट्यूमर, लेकिन मेलिग्नेंट वाला मोस्ट कॉमन वो डिसजर्मिनोमा है। वुमेन 30 साल से कम उम्र वालों को होता है, लिम्फेटिक्स के ज़रिए ये स्प्रेड करेगा और एक्सट्रीमली ये रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है। प्योर जो डिसजर्मिनोमा है उसमें हमें बीटा HCG के लेवल रेज्ड मिलते हैं, एलिवेटेड मिलते हैं, ठीक है। होता है रेडियो सेंसिटिव है, लिम्फेटिक के ज़रिए फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, ठीक है। इसकी अगली टाइप है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। इसको हम यॉर्क सैक ट्यूमर भी कहते हैं, ये भी जर्म सेल ट्यूमर की टाइप है जिसको हम यॉर्क सैक ट्यूमर कह रहे थे। ये दूसरा नाम है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन से ये अराइज करता है जब जर्म मेलिग्नेंट जो जर्म सेल्स है ना, मेलिग्नेंट जर्म सेल्स की ही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन से। मोस्ट जो कॉमन ओवेरियन कैंसर बचपन में, चाइल्डहुड में, चिल्ड्रन में, लेस देन 4 ईयर्स की एज वालों में ओवेरियन कैंसर जो हो वो यही एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर यानी यॉर्क सैक ट्यूमर है। इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन भी बढ़ा हुआ होगा बच्चों का, और जो है इसमें बच्ची का जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल हैं वो बढ़े हुए होंगे। इसमें एक हिस्टोपैथोलॉजी पे चीज़ मिलती है, उसको हम कहते हैं शिलर डुअल बॉडी। शिलर डुअल बॉडी इसमें हमें हिस्टो पे मिलेगी, ठीक है। दूसरा लास्ट टाइप है ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा। ये रेयर है वैसे, ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा है तो रेयर, लेकिन हाईली मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर है और ये इसमें वेरी हाई लेवल हमें बीटा HCG के मिलते हैं। बिल्कुल जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा की तरह ये भी हेमाटोजिनसली डाइसेमिनेट कर जाएगा लंग्स में, लिवर में, बोन में। लेकिन अनलाइक द जेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, ये जो ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा होता है ना, ये कीमो रेजिस्टेंट है। कीमोथेरेपी से इसमें फ़ायदा नहीं होता, कीमो रेजिस्टेंट है, ये आपने बात इसकी याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जर्म सेल ट्यूमर्स भी कंप्लीट हुए। जर्म सेल ट्यूमर्स में हमने सारी टाइप्स डिस्कस की, जिसमें जो है पहले हमने टेराटोमा डिस्कस किया, ठीक है। टेराटोमा के बाद हमने जो है डिसजर्मिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर एंड देन कोरियोकार्सिनोमा। टेराटोमा में भी मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा हमने देखा, मोनोडर्मल टेराटोमा, इमैच्योर टेराटोमा, ठीक है। फिर हमने डिसजर्मिनोमा देखा, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर और ओवेरियन कोरियोकार्सिनोमा। अब आ जाए अगली कैटेगरी ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर पे, विच इज़ सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर जो है 5 से 10% ओवेरियन ट्यूमर होते हैं और ये ना फंक्शनल होते हैं 90% केसेस में। फंक्शन यानी ये हार्मोन्स बनाएंगे। तो इसमें फॉलोइंग टाइप्स, एक है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, थीका सेल ट्यूमर, फाइब्रोमा, सर्टोलाइलेडिक सेल ट्यूमर। तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है मेलिग्नेंट, ग्रेनुलोसा वाला मेलिग्नेंट होगा। ये एक बायोमार्कर बनाता है इनहिबिन, जो कि सर्वेलेंस के लिए जो है, जब हम ये ट्यूमर निकाल भी देंगे रिमूवल के बाद, सर्वेलेंस चेक करने के लिए हम इनहिबिन के लेवल चेक करते हैं, क्योंकि इनहिबिन इससे बन रहा होता है। इसके अलावा ये ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ना ईस्ट्रोजन बनाते हैं और इसीलिए ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करवा देंगे फीमेल में, एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया। दूसरा ओवेरियन ट्यूमर है सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर हमारा थीका सेल ट्यूमर। थीका सेल ट्यूमर जो है ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं और ये सॉलिड होते हैं, एक साइड पे यूनिलेटरल होते हैं और टिपिकली ये 6th डिकेड ऑफ लाइफ में प्रेजेंट करते हैं। इनमें से ईस्ट्रोजन बनता है और इसीलिए ये जो है फीमेल में प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी करवाएंगे, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो थीका सेल ट्यूमर अपने ऐसे हैं, ग्रेनुलोसा सेल तो मैलिग्नेंट था, थीका बिनाइन है, सॉलिड होता है, एक साइड पे होता है, 6 डिकेड में होता है, ईस्ट्रोजन बनाएगा, इसीलिए प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा। उसके बाद आता है फाइब्रोमा। फाइब्रोमा याद रखिए कि फाइब्रोब्लास्ट का बना होता है। फाइब्रोमा बिल्कुल थीकोमा की ही तरह होता है। ये वैसे अनकॉमन है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली 50 साल की उम्र में होते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट के बने होते हैं। इनसे ना मेग सिंड्रोम होता है। मेग सिंड्रोम 1% ऑफ द केसेस में। मेग सिंड्रोम आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। मेग सिंड्रोम में ओवेरियन फाइब्रोमा होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगी और असाइटीज़ होगी फीमेल को। ये ट्रायड होता है। मेग सिंड्रोम में फाइब्रोमास में मिलता है। ओवेरियन
अच्छा जी, उसके बाद आ जाए फाइब्रोमास हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट आता है लास्ट सर्टोलाई लेडिक सेल ट्यूमर। सर्टोलाई या लेडिक सेल ट्यूमर को हम एंड्रोब्लास्टोमा कहते हैं। ये ABCQ पॉइंट से सारे, ठीक है। इसका दूसरा नाम एंड्रोब्लास्टोमा है और लो ग्रेड के ये मेलिग्नेंसी वाले ट्यूमर होते हैं और इनमें से ना रेनिन प्रोड्यूस होता है और ये रेनिन जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करवाएगा, ठीक है। तो ये मैस्कुलिनाइजिंग ट्यूमर है क्योंकि ये एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं और ये ना हिर्सुटिज्म करवाएंगे, फीमेल में एक्नी होगी क्योंकि इसमें से एंड्रोजन बन रहे हैं, क्लाइटोरल हाइपरट्रॉफी, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ठीक है। तो इसको कहते हैं सर्टोलाई लेडिक सेल ट्यूमर। तो रेनिन बनाएंगे, हाइपरटेंशन करवाएंगे, लो ग्रेड की मेलिग्नेंसी वैसे एंड्रोब्लास्टोमा है। खैर अब आ जाए मैनेजमेंट किस तरह की जाएगी मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर की। तो ओवेरियन कैंसर जो सरफेस एपिथेलियल ओरिजिन के ना, उनकी मैनेजमेंट सबसे पहले देखें। सरफेस एपिथेलियल ओरिजिन वालों में जो सिम्टम है वो वैग होते हैं, नॉन स्पेसिफिक, और मोस्ट पेशेंट ना लेट स्टेज पे जाके फीमेल प्रेजेंट करती हैं। तो सिम्टम में बस उनको एब्डोमिनल पेन रहता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, यही मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, एब्डोमिनल पेन, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है और एब्डोमिनल गर्थ इनकी ज़्यादा होती है। ऐसे लग रहा होता है कि पेट जो है जैसे चर्बी है लेकिन वो ओवेरियन ट्यूमर निकलता है, एब्डोमिनल की गर्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रेशर इफेक्ट्स करवा सकते हैं, यूरिनरी सिम्टम हो गए, GI सिम्टम जिसमें अल्टर्ड इनकी बाउल हैबिट हो सकती है, वेरिकोज वेन ये करवा सकती हैं, वही वज़न ज़्यादा है उसका, उस वजह से हेमरोइड्स हो सकते हैं। अच्छा, मास जो है ना पेल्विस से राइज करेगा तो लोअर बॉर्डर हमें मास का फील नहीं होगा एग्जामिनेशन पे। ट्यूमर जो है वो ओमेंटम पूरी को इन्वॉल्व कर सकता है, तो ओमेंटल केक उसको कहेंगे। इसके अलावा इसमें प्लूरल इफ्यूजन हो सकती है, साथ में पेशेंट के ना सुप्रा क्लेविकुलर जो लिम्फ नोड्स हैं वो भी हमें पाल्पेबल मिल सकते हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाते हैं? शुरू में हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, उसका यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स करवाएंगे, ठीक है। लिवर फंक्शन टेस्ट हमने करना होता है, चेस्ट एक्सरे करेंगे और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन हमने करनी होती है वो है CT चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस फॉर स्टेजिंग, ठीक है। स्टेजिंग के लिए CT चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। MRI पेल्विस करेंगे फॉर द बेटर डिलीनिएशन ऑफ एनाटमी एंड सर्जिकल प्लानिंग। ट्यूमर मार्कर्स में हमारे पास CA-125, ये जो है मोस्ट ओवेरियन कैंसर्स में हमें इंक्रीज मिलता है। CA-125 इसका ट्यूमर मार्कर है, CA-125 ये ट्यूमर मार्कर करवाएंगे। और ये एपिथेलियल कैंसर्स में मोस्ट कॉमनली में एपिथेलियल सरफेस एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स में 80% में ये बढ़ा हुआ मिलता है, CA-125, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में एक और मार्कर है हमारा CEA जो है ना कोलोरेक्टल कैंसर्स में आपने याद रखना है, CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है वो बढ़ा हुआ होगा, जबकि ओवेरियन कैंसर्स में वो नॉर्मल होता है। इसके अलावा CA-19-9, यहाँ हमने पहले देखा CA-125 एपिथेलियल में ज़्यादा बड़ा होता है, CA-19-9 जो है 19-9 ये म्यूसिनस ट्यूमर्स में इंक्रीज होगा। तो म्यूसिनस ट्यूमर्स लाइकली हैं कि इनमें CA-125 तो नॉर्मल आएगा, लेकिन म्यूसिनस में हमें CA-19-9 जो है वो एलिवेटेड मिलेगा। अदर ट्यूमर मार्कर भी आपको पता होने चाहिए। हमें अल्फा फीटोप्रोटीन जब करवाएंगे तो वो हमें यॉर्क सैक ट्यूमर्स में बढ़ा हुआ मिलेगा, दूसरा टेराटोमा में। इसी तरह अब अगर आप बीटा HCG करवाओ तो वो जर्म सेल ट्यूमर्स में बीटा HCG एलिवेटेड होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हमने डिस्कस किया कि प्योर डिस्टर्मिनोमा या कोरियोकार्सिनोमा ऑफ द ओवरी में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एलिवेटेड होगा। इनहिबिन जो है वो ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर्स में एलिवेटेड होगा। एस्ट्राडायोल जो है ये फॉलिकुलर सिस्ट एंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में एस्ट्राडायोल एलिवेटेड होगा, फॉलिकुलर सिस्ट एंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, जबकि इनहिबिन हमने देखा ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर। तो ये मार्कर्स आपने अच्छी तरह से रट लेने हैं क्योंकि इनमें से BCQ बनेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। अब आ जाए फीगो स्टेजिंग, ये कोई हम तीसरी चौथी बार फीगो स्टेजिंग पढ़ रहे हैं। ये क्लिनिको पैथोलॉजिकल असेसमेंट पे बेस्ड है और ये वाली जो है ओवेरियन है, ठीक है। पहले हमने एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए डिस्कस की। तो मोस्ट कॉमन जो स्टेज है प्रेजेंटेशन का, फीमेल ज़्यादातर 50% ओवेरियन कैंसर वाली जो है वो स्टेज 3 पे प्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले स्टेज 1 है। स्टेज 1 में ना डिज़ीज़ सिर्फ ओवरीज तक की लिमिटेड होगी। 1A में एक ओवरी में, 1B दोनों ओवरीज, 1C में जो है ना स्टेज 1A या 1B होगा, यानी एक ओवरी या दोनों ओवरी, लेकिन साथ में कैप्सूल रप्चर हुआ होगा, या तो असाइटीज़ होगी जिसमें मेलिग्नेंट सेल्स होंगे, या तो पॉजिटिव पेरिटोनियल वाशिंग्स आएंगी,
तो उसको 1C कहेंगे, ठीक है। अब आ जाए स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में एक या दोनों ओवरीज तो इन्वॉल्व होंगी, विद द पेल्विक में भी एक्सटेंशन हो गई है, तो उसमें 2A है, B, C। 2A यानी यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब की तरफ वो फैल गया है। 2B इसकी एक्सटेंशन अदर पेल्विक स्ट्रक्चर्स में भी हो गई है, तो 2B। 2C तब कहेंगे जब स्टेज 2A और 2B भी हो लेकिन साथ में कैप्सूल रप्चर हुआ हो, या असाइटीज़ हो जिसमें मैलिग्नेंट सेल्स हो, या पेरिटोनियल वॉशिंग्स पॉजिटिव आई हो, तो हम कहेंगे स्टेज 2C। फिर आता है स्टेज 3। स्टेज 3 जो है इसमें हमारे पास एक या दोनों ओवरीज इन्वॉल्व होंगी, साथ में पेरिटोनियल एक्सटेंशन भी हो गई है। तो मैंने आपको कहा ना ज़्यादातर फीमेल स्टेज 3 के साथ आती है। पेरिटोनियल एक्सटेंशन 3A, B, C। ए हम कब तब कहेंगे जब पेरिटोनियम में माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस हुई है। 3B तब कहेंगे जब पेरिटोनियम में मैक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस हुई हो लेकिन 2 सेंटीमीटर से कम हो। और स्टेज 3C तब कहेंगे जब मैक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस पेरिटोनियम में तो हुई है लेकिन वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी है, या फिर वो मेटास्टेसिस रेट्रोपेरिटोनियल या इनग्वाइनल नोड्स में हो गई हो, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल या इनग्वाइनल नोड्स में। देन आ जाए 4th स्टेज पे। स्टेज 4 होता है जिसमें ना डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी जब डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी तो वो स्टेज 4 कहलाएगा। या जब लिवर का पैरेन्काइमा इन्वॉल्व हो गया हो, पैरेन्काइमा लिवर मेटास्टेसिस जो इक्वल हो टू द स्टेज 4। लास्ट में आ जाए प्रोग्नोसिस। अब प्रोग्नोसिस जो होती है ना हमेशा वो ओवेरियन कैंसर में डिजीज़ के स्टेज पे डिपेंड करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टेज ऑफ द डिजीज़ पे। दूसरा वॉल्यूम ऑफ द रेजिडुअल डिजीज़ कितना रह गया है, ठीक है। एक तो प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है स्टेज ऑफ द डिजीज़ कौन सा है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ द रेजिडुअल डिजीज़ सर्जरी के बाद कितना रह गया है, ठीक है। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है। इसके अलावा हिस्टोलॉजिक टाइप क्या है और ट्यूमर का ग्रेड कौन सा है। स्टेज तो हमने देखे अभी सारे, ग्रेड भी देखना होता है कि ट्यूमर का कौन सा है और हिस्टोलॉजिक टाइप क्या है ट्यूमर की। और लास्ट फैक्टर होता है किस एज पे इस ट्यूमर ने प्रेजेंट किया है, फीमेल कुछ एज क्या थी। तो 5 साल का सर्वाइवल अगर हम देखें ना, पहले स्टेज पे फीमेल अगर आती है ना, स्टेज पहला क्या था, ये ओवरीज तक ही लिमिटेड है, 1 या 2 ओवरी, या उस हिसाब से पेरिटोनियल वॉशिंग असाइटीज या पॉजिटिव पेरिटोनियल वॉशिंग या कैप्सूल रप्चर। तो स्टेज 1 पे जब फीमेल आएगी तो 80 to 90% चांसेस है कि और 5 साल ज़िंदा रहेगी। स्टेज 2 पे 65 से 70%, 3 पे 30 से 50%, 4th स्टेज पे 15% चांस है कि वो 5 साल ज़िंदा रहेगी 4th स्टेज पे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट पे आ जाए, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर्स। तो प्राइमरी सर्वे सबसे पहले, सर्जरी ही हमारा मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट होता है सारे पेशेंट्स में जो फिट होते हैं टू अंडरगो एनेस्थीसिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो ट्रीटमेंट में प्राइमरी सर्वे जो है उसमें हमने सारे पेशेंट जो हैं उनमें मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है सारे पेशेंट में जो फिट हैं टू अंडरगो एनेस्थीसिया। सर्जरी में जो है हमने स्टेजिंग करनी होती है, फीगो स्टेजिंग, क्लिनिको पैथोलॉजिकल स्टेजिंग, ठीक है। और सर्जरी में होता ये है कि हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं, या इसके अलावा बायलैटरल सेल्पिन जो ऊफेरेक्टमी, ओमेंटेक्टमी यानी ओमेंटम ही निकाल देंगे, लिम्फ नोड की डायसेक्शन, पेल्विक और पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, पेरिटोनियल बायोप्सीज लेंगे, पेल्विक वॉशिंग्स की जाएंगी और असाइटिक सैम्पलिंग की जाएगी। फर्दर डी बल्किंग इंडिकेटेड होती है, इस फर्दर डी बल्किंग करेंगे एज इंडिकेटेड, जैसे कि बॉवल की रिसेक्शन, स्प्लीनेक्टमी, ठीक है। उसके बाद आ जाए फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी। फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी में होता है कि जो है इन्वॉल्व द स्पेयरिंग द नॉर्मल साइड ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस, ठीक है। इसमें हमने जो है नॉर्मल साइड ओवरी को और फेलोपियन ट्यूब को और यूट्रस को जो है वो स्पेयर करना होता है, इसको कहते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी, ठीक है। तो रिमेनिंग प्रिंसिपल वैसी हैं जिस तरह मैंने ऊपर समझाई, और ये जो है हम अर्ली स्टेज कैंसर पे सिर्फ करेंगे यंग पेशेंट्स में जो कि फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो होती है ना वो स्टेज 1, C और 4 कैंसर्स के लिए इंडिकेट की जाती है। इसके अलावा हम ये प्राइमरी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी के लिए अनफिट हैं, सर्जरी नहीं हो सकती उनकी, तो उनको भी हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। वरना स्टेज 1C और 4, 1C से लेके 1C
से लेके 4 तक जितने भी हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है, या फिर जो सर्जरी नहीं हो सकती अनफिट है उसको भी कीमो। तो उसमें 6 साइकिल होते हैं 3 वीकली इंटरवल के। उसमें कॉम्बिनेशन होता है प्लेटिनम बेस्ड ड्रग्स का, कार्बोप्लेटिन और सिस्प्लेस्टिन और पैक्लीटैक्सेल। सारे पेशेंट जो कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी को कंप्लीट करेंगे तो उनकी हमने सिटी स्कैन करना होगा ताकि हम उनके रिस्पॉन्स को असेस करें, ठीक है। इसके अलावा बेवाकीजुमाब एक जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के अगेंस्ट होती है, ये VEGF के अगेंस्ट, और ये एंजियोजेनेसिस को एक्चुअली इनहिबिट करती है। इससे ना रिकरेंस फ्री इंटरवल इंक्रीज़ होता है और ओवरऑल सर्वाइवल, जब ये हम कार्बोप्लेटिन और पैक्लीटैक्सेल के साथ दें, कार्बोप्लेटिन और पैक्लीटैक्सेल के अगर हम साथ ये बेवाकीजुमाब देंगे तो रिकरेंस फ्री इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, रिकरेंस नहीं होगी और सर्वाइवल भी इंक्रीज़ होगा। कुछ इसके साथ एक तो ये बेवाकीजुमाब जो है वो हाइपरटेंशन करवाती है, डिलेड वूंड हीलिंग, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है, ये इसमें चीज़ें हैं। हाइपरटेंशन करवाएगी, डिलेड वूंड हीलिंग, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो क्लिनिकल पर्ल है इसने बताया है कि ओवेरियन कैंसर में जो फॉलोअप है उसमें अपने CA-125 लेवल्स जो हैं वो करवाने होते हैं सर्विलेंस के लिए, और पोस्ट सर्जरी आप करवाओगे फॉर द ओवेरियन कैंसर्स। CA-125 के जो राइजिंग लेवल हैं सर्जरी के बाद वो इंडिकेट करते हैं कि इसकी दोबारा डिजीज़ हो गई है, रिकरेंट है, अगर हमें इसके लेवल बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है, मार्कर है प्रोग्नोसिस का, सर्विलेंस का। अब आ जाए कि मैनेजमेंट ओवेरियन ट्यूमर ऑफ नॉन सरफेस एपिथेलियल ओरिजिन, वो तो सारी हमने सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर की मैनेजमेंट देखी। अब नॉन सरफेस एपिथेलियल में सबसे पहले जो है सेक्स कोडस्ट्रोमल ट्यूमर्स को कैसे मैनेज करेंगे। अगर यंग पेशेंट है वो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाह रही है तो उसमें आप ट्यूमर को कैसे करोगे, आप यूनिलेटरल सेल्पिंग जो ओवेरेक्टमी कर दोगे, प्लस में आपने एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी लेनी है, क्योंकि वही बात कि ये ट्यूमर्स एस्ट्रोजन बनाते हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और कैंसर भी तो हो सकता है ना, तो बायोप्सी भी साथ लोगे। अगर लेकिन ओल्ड पेशेंट है वो अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व नहीं करना चाह रही तो आप उसकी बायोलेटरल यूनियन नहीं, उसमें फिर बायोलेटरल सेल्पिंग ओवेरेक्टमी करोगे, प्लस में हिस्टेरेक्टमी। अगर फीमेल एक है जिसको रिकरेंट डिजीज़ है, रिकरेंट डिजीज़ में आपने सर्जिकल रिसेक्शन ही करना होता है और कीमोथेरेपी इसमें इस तरह के ट्यूमर्स में फ़ायदेमंद नहीं होती, ठीक है। अब आए कि जर्म सेल ट्यूमर्स में फिर कैसे मैनेज करें। जर्म सेल ट्यूमर्स की मैनेजमेंट में सिंस मोस्ट पेशेंट्स यंग होती हैं, फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी प्रेफर की जाती है इफ़ पॉसिबल। तो सर्जरी में एक साइड की यूनिलेटरल सेल्पिंग जो ओवेरेक्टमी, दूसरी कॉन्ट्रालेटरल ओवरी को आप असेस करोगे, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ दोगे, लेकिन अगर वो भी इन्वॉल्व हो गई है तो आप सेल्पिंग जो ओवेरेक्टमी ही कर दोगे और हिस्टेरेक्टमी कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा नोड की सैम्पलिंग करेंगे, लिम्फ नोड्स, अगर पेल्विक या पैरायोटिक नोड्स आपको इनलार्ज लग रहे हैं तो उसकी सैम्पलिंग, और इसके अलावा डी बल्किंग सर्जरी की जाएगी अगर मेटास्टेटिक डिजीज़ है तो। कीमोथेरेपी का रोल जो है ना सारे जो जर्म सेल ट्यूमर में सारे जो स्टेज 2 और उससे ज़्यादा वाले स्टेज वाले जो ट्यूमर हैं उसमें हम कीमो देंगे। मोस्टली हमने कॉम्बिनेशन देना होता है बिलियोमाइसिन का, सिस्प्लास्टिन प्लस इटोप्रोसाइड। तो ये यूजुअली 3 से 4 साइकिल्स का कोर्स दिया जाता है 3 वीक्स अपार्ट। रिकरेंट डिजीज़ जो है मोस्टली जो है ये फर्स्ट ईयर आफ्टर सर्जरी होती है, उसको फिर हमें सेल्वेज कीमोथेरेपी से ट्रीट करना होता है, ठीक है। रिकरेंट डिजीज़ जो है याद रखिएगा कि मोस्टली फर्स्ट ईयर आफ्टर सर्जरी होती है और उसको फिर हमें सेल्वेज कीमोथेरेपी करके ट्रीट करना होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 11 गायनेकोलॉजी का, विच वाज द ओवेरियन सिस्ट्स एंड ट्यूमर।